सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समायरा नॉलेज, जहाँ लर्निंग होती है स्मार्ट और इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपके लिए बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स, ओके, थर्ड वन इज़ डाटा and its type, fourth one is big data and V, fifth is challenges in data analytics। ओके, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ इससे। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। सो डाटा साइंस इज़ एन interdisciplinary field that merges statistics, data analysis, machine learning, and domain expertise to extract meaningful patterns and knowledge from data. It involves collecting, processing, analyzing, and visualizing data to support better decision making. Data science is vital in sectors like healthcare, finance, e-commerce, and government services, where large volumes of data are generated regularly. तो इन ए नॉर्मल लैंग्वेज, डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां हम डाटा का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट, ट्रेंड समझते हैं और डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और डोमेन नॉलेज का। ठीक है, मतलब अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, कोडिंग और बिजनेस समझ भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये था डाटा साइंस। नाउ गोज टू सेकेंड टॉपिक, डाटा एंड इट्स टाइप। Data refers to raw, unprocessed information that can be analyzed to extract insights। ठीक है, तो डाटा एक तरह का क्या होता है, डाटा के बिना डाटा साइंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के डाटा होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डाटा, सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर डाटा, एंड थर्ड वन इज व्हाट, सेमी स्ट्रक्चर डाटा। ओके, तो वन बाय वन हम समझते हैं। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफाइंड मैनर, यूजुअली इन रोज एंड कॉलम। जैसे एग्जांपल हो गए स्प्रेडशीट, एसक्यूएल डाटाबेस। तो स्ट्रक्चर डाटा जो नीटली रो एंड कॉलम्स में होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, जिससे हम, जैसे आपने अगर एक्सेल की शीट देखी होगी तो एक्सेल की शीट्स में ऐसे रॉज एंड कॉलम्स बना होता है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये बना हुआ है, ये तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे स्ट्रक्चर डाटा कहेंगे। ओके, तो आप इससे स्ट्रक्चर डाटा का आप एग्जांपल लर्न करके रखो, जैसे स्प्रेडशीट हो गई, ठीक है, एक्सेल की। नाउ गोज टू सेकंड, अनस्ट्रक्चर डाटा। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड में जैसे इमेज, वीडियोस मैंने आपको बताया, इसे एनालाइज करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, जो अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होती है, हमें उसे स्ट्रक्चर करके बनाना पड़ता है। जैसे आपको अगर कोई वीडियो भी बना रहे तो आपको उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, कोई परफेक्ट उसका स्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट भी है तो टेक्स्ट में भी आप उसको बोल्ड, हाईलाइट्स वगैरह करते हो, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का पार्ट है। नाउ गोज टू थर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कंटेन्स बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स लाइक XML एंड JSON फाइल्स। ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर्ड का भी और अनस्ट्रक्चर्ड का भी। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है XML और JSON फाइल का, जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़ा बट नॉट फुली ऑर्गेनाइज्ड टाइप में होता है। नाउ गोज टू, ये नीचे ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर हमें कोई भी डाटा हो, उसको अलग अलग स्टोरेज और डाटा प्रोसेसिंग का मेथड होता है। ठीक है, गोज टू थर्ड पॉइंट, डाटा एंड डाटा एनालिसिस। ओके, तो आपको डाटा एनालिसिस का मतलब समझ आता होगा। तो ये एक तरह का मैंने जो है शॉर्ट में आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि आपको, ताकि आप अगर एग्ज़ाम के लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो तो आपको पॉइंट्स लर्न हो, तो जिससे कि आप अपने से खुद से भी आप उसको बना के लिख सकते हो, ठीक है, या उसे समझ सकते हो। तो डाटा एनालिसिस जो है एक तरह का प्रोसेस भी है। ओके, तो आप जो मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो एक प्रोसेस के रूप में भी लिखे हैं। अगर एग्जाम में जैसे अगर क्वेश्चंस भी आए, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस, तो आपको इस फॉर्म में, इस फंक्शंस में भी, जैसे 1 2 नंबरिंग में दे देती हूँ, इस फॉर्म में भी अगर आप लिख के आओगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस डाटा एनालिसिस में फर्स्ट है डाटा कलेक्शन।
तो डाटा कलेक्शन से आप समझ रहे होंगे कि डाटा कलेक्शन मतलब गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि हर अलग अलग सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह से। जैसे आपने हर जगह से कहीं से आपने डाटा कलेक्ट किया, अगर जैसे आपको कोई रिपोर्ट फाइल बनानी है तो आपने थोड़ा सा जो कंटेंट है वो व्हाट्सएप से लिया, थोड़ा सा कंटेंट जो है आपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से लिया, थोड़ा सा आपने आपके पास कोई प्राइमरी सोर्स आपका बुक था उससे लिया, कोई आपने सेकेंडरी मैंने प्राइमरी सोर्स का एग्जांपल कर दिया है। प्राइमरी सोर्स यानी कि आपने थोड़ा न्यू खुद से डिज़ाइन किया है, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स मीन्स जैसे कि आपने कहीं से किसी बुक से लिया है, किसी भी प्लेटफॉर्म से लिया है उस डाटा को। तो ये फर्स्ट पॉइंट इज़ डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्ट मतलब डाटा को इकट्ठा करना। सेकंड इज़ डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग से समझ आ रहा है आपको, रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसी एंड एरर, यानी कि अगर आपके जो भी आपको डाटा उसमें से चाहिए आपने वो लिया, बाकी जो उसमें से एरर्स थे या फिर कोई भी आपने इनकन्सिस्ट था रिकॉर्ड्स के लिए तो आपने इसे रिमूव कर दिया, तो उस स्टेप को कहते हैं डाटा क्लीनिंग। थर्ड वन इज़ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने कहीं से भी फॉर्मेट से, बुक से, किसी भी चीज़ से कोई भी डाटा लिया तो वो फॉर्मेट जो होगा उसका अलग होगा, ठीक है, राइट। जैसे कि अगर आपको एक वर्ड मिला, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे कोई वर्ड मिला आपको आनंद ही लाइक दैट, ओके। आनंद, यहाँ पे आनंद एक नाम है, ओके, नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो अगर आपने कहीं से भी वर्ड टेक्स्ट लिया होगा तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में होगा, तो अगर आपको उसको फॉर्मेट चेंज करोगे तो आप इसको बोल्ड करोगे, अगर ये आपके लिए हाईलाइटिंग का प्रॉपर नाउन की तरह दिखा रहा है तो आप इस वर्ड्स को हाईलाइट करोगे, बोल्ड करोगे, टैलिक करोगे, तो आपने उसमें चेंजेस किया, फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस किया है, उसके डाटा के अंदर थोड़ा चेंजेस किया, तो फॉर्मेटिंग और नॉर्मलाइजिंग, तो यानी कि इसमें डाटा को आपने ट्रांसफ़र किया। Now fourth one is explanatory data analysis. Exploratory data analysis क्या मतलब क्या है? Using visual tools and statistics to understand pattern. तो आपने उसमें कुछ डाटा को एनालाइज करने के लिए कुछ अलग से टूल्स डाले हैं, कि कुछ पैटर्न्स बनाए हैं उसके लिए कि वो आप समझ सको, ठीक है। फोर्थ इज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग का मतलब अप्लाइंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड मेकिंग प्रिडिक्शन। तो अब किसी नाम से ये समझ आ जाएगा कि आपने कुछ एल्गोरिथम्स आइडेंटिफाई किए उसके रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए, ठीक है, कुछ मेक प्रिडिक्शन, थोड़े से प्रिडिक्शंस बनाया उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए। फिफ्थ सिक्स्थ वन इज इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में मतलब जैसे आपने कोई भी अगर ड्राइंग या कोई भी डायग्राम्स बनाया तो उसको इंटरप्रेट करने की आपने का जो डाटा है उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यानी जो आपने कोई भी डाटा कहीं से भी लिया है तो वो आपके एक्चुअल जो आप डाटा लेना चाहते हैं उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ड्राइंग कंक्लूजन टू सपोर्ट विजुअल स्ट्रैटेजीज और साइंटिफिक रिसर्च। तो एक बार दोबारा से मैं इसे रिवाइज करवा देती हूँ इसके प्रोसेस में। फर्स्ट इज डाटा कलेक्शन, सेकेंड इज डाटा क्लीनिंग, third one is data transformation, fourth is exploratory data analysis, fifth is data modeling and sixth is interpretation. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक डाटा एंड डाटा एनालिसिस का। नाउ गोज टू नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। अब बिजनेस एनालिटिक्स में क्या एप्लीकेशन, यानी कि एनालिटिक्स बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ओके, कि क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब है अलग अलग कस्टमर टाइप्स पे टारगेट मार्केटिंग, ओके। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंस टू टारगेट मार्केटिंग, जैसे कि इसमें आप अगर इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे तो कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब है जैसे आपने कोई भी एक डाटा लिया उसमें से आप उसको एनालाइज करोगे कि किस कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है किसी प्रोडक्ट को लेके, जिससे कि आपको मार्केटिंग करने में ईजी हो, लाइक डेट। जैसे अगर आपने कोई भी 5 आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उसको आपने लिया, एग्जिस्टिंग कस्टमर में से ए और बी और सी और डी है, ठीक है। ए बी जो थे उन्हें कहें कॉस्मेटिक सामान ज़्यादा पसंद है, सी डी को जो थे उन्हें फूड आइटम्स ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आपने इस तरह एनालाइज किया उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो आप जब इन्हें, अगर आप कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आप इनमें ए और बी को क्या प्रेफर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि कोई भी अगर आप टेक्निक की क्रॉस डिलीवरी कोई भी चीज़ करोगे तो आप ए और बी को कॉस्मेटिक्स की चीज़ें दोगे, प्रेफर करोगे, कि आपको पता है कि आपको उनके डाटा का एनालिसिस किया है तो उन्हें ये चीज़ पसंद है, ओके। सेकेंड इज चर्न प्रोडक्शन। अब आप ये कहोगे चर्न प्रोडक्शंस क्या होता है, तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद इसका बिजनेस में क्या रोल है वो बताती हूँ, ठीक है। तो चर्न प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विच कस्टमर आर लाइकली टू स्टॉप यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज द नियर फ्यूचर।
तो इसका मतलब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे मेरे साथ साथ तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। और मैं अभी से नॉर्मल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट को लेके स्टॉप कर सकते हैं, मतलब वो आपका बाद में कोई वो कस्टमर नहीं बनेगा। यानी कि अभी से आप प्रेडिक्ट करो कि हाँ भाई, ये जो कोई भी पर्सन है वो फ्यूचर में मेरे से सामान नहीं परचेज़ करेगा, कोई चीज़ की लास्ट टाइम से काफ़ी टाइम से मेरे से कोई गुड्स या प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करा। तो इस तरह से आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कस्टमर लाइकली टू लीव अ सर्विसेज, ठीक है। तो आपने इसमें एनालिसिस किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह एनालिटिक्स जो है वो बिजनेस में वर्क कर रहा है। थर्ड वन इज सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में किस तरह ये वर्क करेगा, एनहांसिंग लॉजिस्टिक एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अगर आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से वाइड एरियाज़ में ज़्यादातर रहता है, तो आपको क्या होगा, उस पर कॉस्ट जो होगी वो कम लगेगी। क्योंकि सप्लाई चेन का मतलब क्या है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपका जो कॉस्ट है वो कम लगेगा, ठीक है। अगर आप सप्लाई चेन को देखते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कॉस्ट कम लगेगा, तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, किस पर इफेक्ट डालेगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट पे। अगर प्रोडक्ट के जब कॉस्ट पे इफेक्ट डालेगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे आप देख रहे हो कि बिजनेस पे किस तरह इफेक्ट पड़ रहा है कि आपके सप्लाई चेन को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करा, किसके थ्रू, अपनी सप्लाई चेन के थ्रू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू। फोर्थ वन इज सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स में भी काफ़ी अच्छा है, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर सेल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। आप हिस्टोरिकल डाटा कस्टमर का इससे सेल्स में भी फोरकास्ट कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कितना सेल्स होगा, कितना नहीं होगा। लास्ट पॉइंट इज फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये ऑब्वियसली बात है, फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होगा, बैंकिंग में अनयूजुअल एक्टिविटी पकड़ना, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल बैंकिंग का लिया था आपके लिए कि बैंकिंग में किस तरह अनयूजुअल डाटा या किसी फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग अनयूजुअल पैटर्न, जो भी आपके ट्रेंड में डाटा को एनालिसिस किया, आपने किसी डाटा को लिया, उसमें एनालिसिस किया कि भाई मैंने इस मंथ में तो इतना ही एक्सपेंस करा था, इस मंथ में इतना एक्सपेंस किया, तो आपको उसे डिटेक्ट भी कर सकते हो कि आपका किस तरह, कहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट हो है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किस चीज़ में, ठीक है। तो ये था आपका डाटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशंस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बिग डाटा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद एप्लीकेशन। अब बिग डाटा का मतलब सही समझ आता होगा। बिग डाटा रेफर्स टू मैसिव डाटा सेट्स दैट ट्रेडिशनल टूल्स कैन नॉट हैंडल इफेक्टिवली। द 5 V's डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बिग डाटा का मतलब है कि ऐसा डाटा जो काफ़ी बड़ा है, जिसको एक ट्रेडिशनल टूल्स जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमने इसमें 5 V's बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 V, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा ये और समझ के जाइएगा कि 5 V कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये काफ़ी शॉर्ट्स में लिखे हैं और मैं आपको समझा अच्छे से रही हूँ, तो आप नॉर्मल वर्ड्स में, जिससे आप आराम से समझ सको। आप बस ये 5 V के वर्ड्स याद करो तो फिर आप खुद भी बना के लिख सकते हो। नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाया है। तो फर्स्ट इज़, मैं नंबरिंग पहले दे देती हूँ आपके लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन कौन से हमारे पास 5 V है। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम, सेकंड इज़ वेलोसिटी, थर्ड इज़ वैरायटी, फोर्थ इज़ वेरासिटी एंड 5 इज़ वैल्यू। ओके, तो हमारे पास 5 V हो गए। आप मेरे साथ या दोबारा एक बार बोल सकते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम, इसका मतलब है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड डेली। तो बेसिकली आप इतना नहीं एग्जाम में लिख के आओगे सिर्फ कि जैसे मैंने इसमें सिर्फ लिखा है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड डेली। नो, आपको मैं जो समझा रही हूँ वर्बली, आप उसको समझ के वो लिख के आएंगे। ओके, तो अब वॉल्यूम होता क्या है, देखो मतलब डाटा की क्वालिटी, ओके, नॉट क्वालिटी, ओनली क्वांटिटी, ठीक है। मतलब डाटा की क्वांटिटी यानी डाटा का साइज़। आज के ज़माने में हर दिन बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स जनरेट होते हैं, राइट। जहाँ से जैसे सोशल मीडिया हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गए, सेंसर से डाटा और बहुत कुछ। ये डाटा इतना ज़्यादा होता है कि ट्रेडिशनल डाटाबेस यूज़ स्टोर नहीं कर सकता, प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इसलिए बिग डाटा टूल्स जैसे हैडपॉप और क्लाउड स्टोरेज यूज़ किया जाता है। जैसे आपके फ़ोन में भी क्लाउड का स्टोरेज होगा तो उसके ज़रिए आपका जो क्वांटिटी है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम।
सेकेंड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड एट विच न्यू डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, तो मैं इसको वेलोसिटी का मतलब बताती हूँ। वेलोसिटी का मतलब है जैसे कि जनरेट होने पर जो डाटा लगता है होने पर और प्रोसेस होने की स्पीड को कहते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, सो थिंक अबाउट डैट कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हर दिन हर सेकंड कितने सारा डाटा अपलोड होता है, वीडियोस, फोटोज़, मैसेजेस। अगर डाटा को रियल टाइम में प्रोसेस नहीं किया गया तो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से फास्ट डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स और स्ट्रीमिंग डाटा टूल्स जैसे बहुत अलग अलग हैं, उनको क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी। थर्ड वन इज वैरायटी। वैरायटी का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ डाटा, राइट। तो वैरायटी का मतलब है डाटा के अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। डाटा सिर्फ नंबर नहीं होता बल्कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, मैसेजेस, सेंसर डाटा, ऑडियो फाइल्स, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। इस वैरायटी की वजह से डाटा को एनालाइज करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि हर डाटा टाइप के लिए अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, राइट। तो ये था हमारा वैरायटी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब आपको समझ आ रहा होगा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। ठीक है, तो हर डाटा सही नहीं होता क्योंकि हर डाटा इनकम्प्लीट, नॉइजी या बायसेस होते हैं। अगर हम गलत डाटा पे रिलाई करेंगे तो हमारा डिसीज़न भी गलत होगा। इसलिए डाटा क्लीनिंग और वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे हम डाटा की वेरासिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू। वैल्यू का मतलब आपको समझ आओगे एक्सट्रैक्टिव इनसाइट्स मस्ट प्रोवाइड वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, और फाइनली मतलब इसका यही है, जो इंसाइट निकलता है डाटा से उनका बिजनेस या सोसाइटल इम्पोर्टेंस। ठीक है, सिर्फ डाटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना, यूज़फुल कंक्लूजन निकालना चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, बिग डाटा का असली फ़ायदा तभी होता है जब हम उसे एक्शनेबल वैल्यू जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा 5V। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 5V, तो आप ज़रूर इसे प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इंक्लूड। तो बिग डाटा कहाँ कहाँ इंक्लूड है देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग इन ई कॉमर्स। अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें बिग डाटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट इन स्मार्ट सिटीज़। बिग डाटा का रोल कहाँ पे है, रियल टाइम जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें भी काफ़ी लोगों का हर सिटीज़ की कार का, व्हीकल्स का, रोडवेज़ का डाटा को मैनेज करना, तो वहाँ पे भी काम आता है ये। थर्ड वन इज़ पेशेंट केयर ऑप्टिमाइजेशन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सेंटर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिग डाटा का रोल प्ले करता है क्योंकि ये क्या करता है कि हर टाइप के ट्रीटमेंट जैसे लाइक कैंसर हो गया, उन सभी की रिपोर्ट्स को मैनेज करना। ओके, रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल ट्रायल्स को बेस्ड के ऊपर ट्रीटमेंट जो भी किया उनकी रिपोर्ट्स मैनेज करना, बहुत सारे उनमें वर्क होता है, तो उसमें भी बिग डाटा का रोल आता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉड मॉनिटरिंग इन बैंकिंग। तो बैंकिंग में भी या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्रॉड को मॉनिटरिंग करना, उसमें भी क्योंकि आप देखते हो बैंकिंग में भी काफ़ी अकाउंट्स होल्डर के डाटाज रहते हैं, बिग डाटा रहते हैं। सिर्फ ना ही अकाउंट होल्डर के बल्कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके भी डाटाज के मैनेज करना, किस किस को आपने लोन्स दिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स के, डेबिट कार्ड के, बहुत सारे डाटाज होते हैं, तो उन चीज़ों के भी बारे में मॉनिटरिंग करना बिग डाटा जो है उस वहाँ पे भी यूज़ होता है कि मॉनिटरिंग किस चीज़ की, फ्रॉड मॉनिटरिंग को भी इलीगल या चीज़ें ना हो उनके अंदर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस इन डाटा एनालिटिक्स। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक डाटा एनालिटिक्स को, बेसिकली डाटा जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अगर हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ डाटा क्वालिटी। तो आपको पता ही होगा डाटा क्वालिटी का मतलब लाइक पुअर क्वालिटी डाटा। ठीक है, ओल्ड डाटा जैसे जो कि इनकम्प्लीटली है, इनकन्सिस्टेंट है,
like if a company uses incorrect customer details, it might send irrelevant marketing messages, right, reducing customer trust. एक inaccurate, जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो आपको किसी कंपनी का दिया कि वो मार्केटिंग में कस्टमर डिटेल्स जो वो इनकरेक्ट है, तो इट्स कॉल्ड अ चैलेंज क्रिएट करता है डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालिटिक्स करने में. सेकेंड वन इज़ प्राइवेसी कंसर्न. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेसी कंसर्न, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, लाइक पर्सनल डिटेल्स हो सकती है, पर्सनल इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह. तो मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़. तो उनको स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के थ्रू मतलब सेव करके रखना. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए काफ़ी पर्सन जो है वो डाटा का एनालिसिस नहीं करने देते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज़ टैलेंट स्टोरेज. स्किल प्रोफेशनल्स इन डाटा साइंस आर इन हाई डिमांड. तो बेसिकली अब हम डाटा एनालिसिस के लिए किसी नॉर्मल इंसान को तो प्रेफर नहीं कर सकते, तो हमें स्किल प्रोफेशनल्स इसके लिए चाहिए. ठीक है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है आजकल. क्यों? क्योंकि डाटा एनालिटिक्स के लिए वही स्किल प्रोफेशनल जो है डाटा को ईजिली और अच्छे से आइडेंटिफाई करके एनालिसिस कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज़ इंटीग्रेशन इश्यूज़. इंटीग्रेशन इश्यूज़ कौन से? कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड फॉर्मेटिंग इज़ कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली अगर आप हर चैनल से, हर डिफरेंट सोर्सेज से अगर डाटा कलेक्ट करते हो एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसका फॉर्मेट भी सेम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये काफ़ी क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो ये भी एक इश्यूज़ है. स्केलेबिलिटी. मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग ग्रोइंग वॉल्यूम्स ऑफ डाटा रिक्वायर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो किसी भी डाटा को उसके ग्रोइंग वॉल्यूम से या किसी डाटा रिक्वायर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, वो चीज़ को मैनेज करने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डाटा एनालिसिस, जो कि काफ़ी चैलेंज क्रिएट करता है उसके लिए. ठीक है. एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एथिकल यूज़ ऑफ डाटा एनालिटिक्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बिजनेस एनालिटिक्स की सेकेंड वन शॉट वीडियो में मिलाऊंगी. ठीक है, जिसमें हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.